हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडेक्स जुडिशरी। और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी एपीओ का क्वेश्चन पेपर 2022 का, जिसमें जीएस के 1 से 50 क्वेश्चन डिस्कस हम कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके पार्ट 1 वीडियो में हम 1 से 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और इससे एज अ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक हम डिटेल्ड एनालिसिस इसका करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो कि एक हिस्ट्री सेक्शन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। तो स्टेटमेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, और कहाँ पर? इन बर्लिन। तो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी किसने फॉर्म की थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला हरदयाल। ओके, सो लाला हरदयाल ने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का फॉर्मेशन किया था बर्लिन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट बाकी सारे भी, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, राजा राममोहन रॉय हो गए, ये लोग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनके मेजर फैक्ट भी आप लोग एग्जाम में हमेशा पढ़ के जाइए। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें है पब्लिक सर्विस कमीशन। इनकी सारी पॉइंट्स दिए हैं, एंड लिस्ट 2 में हमारे आर्टिकल्स मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में हम देखते हैं एज अ ए ऑप्शन, अपॉइंटमेंट्स एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। ओके, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स की बात की है। फिर है फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, देन एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, देन रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये सारे जो है आर्टिकल्स दिए हुए हैं। ओके, सो ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, यहाँ आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। बट अज्यूमिंग कि ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये आपको नहीं भी पता है, देन आप क्वेश्चन को कैसे अराइव करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईजियर साइड पे कि कहाँ से हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो ये देखते हैं हम रिपोर्ट्स। तो डी ऑप्शन में क्या लिखा है, रिपोर्ट्स। कभी भी हम इस तरीके की कोई बॉडी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वहाँ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट हमेशा लास्ट में होता है। अब इन सारे ऑप्शंस में जो लास्ट है वो है आर्टिकल 323, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो होगा वो होगा आर्टिकल 323। तो जब हमने डी को 4 से मैच कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो कौन कौन से बचे, वो हमारे पास ऑप्शंस बचे सी और डी, यानी कि हमारे ऑप्शन ए और बी यहाँ से कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर 50% पे हम अराइव हो गए सिर्फ इस ट्रिक से। देन हम देखते हैं ए ऑप्शन को। इसमें दिया है अपॉइंटमेंट। ओके, सो हमेशा याद रखिए अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ये हमेशा स्टार्टिंग में होते हैं। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्टार्टिंग के आर्टिकल जो होते हैं वो अपॉइंटमेंट और टर्म्स से होते हैं। तो ये मैच हो जाएगा हमारा आर्टिकल 316 से, जो कि अर्लीस्ट यहाँ पर आर्टिकल दिया है इन सारे में। तो ए का हो जाएगा हमारा थर्ड। तो जब हम ए का थर्ड को मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम इस पर अराइव हो जाएंगे। बट हम बाकी सारे भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो दिया है वो हमारा दिया है आर्टिकल 320 में, एंड एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हमारा दिया है आर्टिकल 322 में। तो ये सारे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट अगर आपको आर्टिकल कम्प्लीटली याद नहीं तो आपको इनका सीक्वेंस ज़रूर पता होना चाहिए कि टर्म, फंक्शन, एक्सपेंस एंड रिपोर्ट कैसे कैसे दिए हैं। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो है वो क्या दिया है, वो दिया है कि इन 1887 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वाइसरॉय वॉज द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश और ईयर 1887 दिया है। तो अभी अगर हमें ये पता हो कि कौन सा वाइसरॉय जो था वो 1887 में था, तो हम ऑटोमेटिकली पता लगा पाएंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिस टाइम फॉर्म हुआ उस टाइम वाइसरॉय कौन था। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमें बेसिक क्या पता है, क्या चीज़ है जो हमें अच्छे से पता है। तो ये फैक्ट कि आईएनसी का जो फॉर्मेशन है वो 1885 में हुआ था, ये एक बहुत ईजियर फैक्ट है जो हमें याद रहता है। तो 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, और जिस टाइम आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ओके, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में लॉर्ड डफरिन हमारा दिया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली 90% हमें यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि इसका आंसर ये होगा। बट अभी भी अगर 100% हमें चाहिए तो हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो बाकी ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन का दिया है। अब कर्जन के बारे में ये बहुत फेमस फैक्ट है कि जिस टाइम हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, यानी कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ, तो उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। तो क्योंकि 1905 और 1887 में टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि ये वो नहीं हो सकते वाइसरॉय। ओके, तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा डी कैंसिल हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी पे आते हैं, लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग, हमें ये पता है कि 1858 में जब क्वीन विक्टोरियाज डिक्लेरेशन हुआ था तो एज अ फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग बने थे।
सो 1885 अगेन ये टाइम पीरियड और 1887 में काफ़ी डिफरेंस है और कोई भी वाइसराय 6-7 ईयर से ज़्यादा नहीं रहते थे, तो यानी कि ऑप्शन सी भी यहाँ पर नहीं होगा। अब हम आते हैं ऑप्शन बी में, लॉर्ड मेयो में। तो लॉर्ड मेयो जो थे वो बिफोर रिपन के टाइम के थे, अगर आपको क्रोनोलॉजिकली पता हो कि इनका टाइम पीरियड रिपन से पहले का था। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनके टाइम पहली बार सेंसस हुआ था जो कि 1871 में हुआ था। अगेन ये डेट हमारी 1887 से मैच नहीं कर रही है, यानी कि फाइनली हम इन सारे ऑप्शंस को कैंसिल करके हम ऑप्शन ए पे अराइव हो सकते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डफरिन। तो देखा आपने हम किस तरीके से मिनिमम नॉलेज के साथ में भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं इवन विदाउट एग्जैक्ट नोइंग दी आंसर। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो हम इसे ईजिली स्किप कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियो में इसे कवर कर चुके हैं, तो इसको हम लीव कर देंगे। देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, द पर्पस ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 वॉज, पहला टू गिव स्पेशल असिस्टेंस टू हिंदूज, ओके, फिर सेकेंड टू हेल्प जनरल पब्लिक, फिर है टू प्रोवाइड डायरकी, फिर टू हेल्प शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इन चारों में ऑप्शन सी करेक्ट है, टू प्रोवाइड डायरकी। बट ये तो नोन फैक्ट है, बट इनफैक्ट अगर हमें नहीं पे पता तो इतना पता है कि बाकी तीनों ऑप्शन बहुत पॉजिटिव है कि असिस्टेंस करना था उन्हें हिंदू का, या फिर जनरल पब्लिक को हेल्प करना था, या हेल्प करना था शेड्यूल ट्राइब को। जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में एक चीज़ हमें पता है कि ही वॉज नॉट गुड इन सपोर्टिंग इंडियंस या इंडियन गवर्नमेंट। ओके, सो ये प्रो नहीं थे इंडियन के, तो यानी कि बाकी तीन स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है, तो इससे हम लोग ऑप्शन सी पे अराइव हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, ये साइंस का है, तो इसमें दिया है फेदोमीटर। ओके, फेदोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, तो क्या मेजर करने के काम आता है फेदोमीटर, ये मेजर करने के काम आता है डेप्थ ऑफ सी। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेप्थ ऑफ सी। बाकी सारे ऑप्शंस में देखते हैं तो रेन, अर्थक्वेक, साउंड इंटेंसिटी ये नहीं होंगे, क्योंकि रेन को नापने के लिए जो मेजर होता है वो रेन गॉज होता है। अर्थक्वेक के लिए क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि सिस्मोग्राफ होता है, काफ़ी फेमस है। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं वो कुछ वेव के फॉर्म में ट्रेस होती हैं, अगर हम लोग जब भी देखेंगे तो एक वेव फॉर्मेशन करती हैं, इस तरीके का कुछ वेव फॉर्म होता है, उसको मेजर करने के लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है जिसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। बाकी साउंड इंटेंसिटी भी फेदोमीटर से नहीं मेजर की जाती है। तो इस तरीके से हम आंसर पे अराइव कर सकते हैं विद नोन फैक्ट्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, तो इसलिए ये क्वेश्चन अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है, सो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 इसको हम कट कर देंगे कि ये अभी उस टाइम का इलेक्शन हुआ था, तो अभी के लिए यूज़फुल नहीं है। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। ओके, सो पैसिफिक ओशन की कौन सी करंट नहीं है, इसके बारे में बात की है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। बट हम इसको मैप से देख लेते हैं, तो ये मैप है हमारा, तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया के पास ये जो करंट है ये हमारी ऑस्ट्रेलियन करंट है। देन ये हमारी आती है कुरेशियो करंट है। देन ये यहाँ पर अफ्रीका के पास हमारी मोज़ैम्बिक करंट है। देन उसके बगल में देख रहे हैं हम अगुलास करंट है। देन इस साइड पे आ जाएंगे तो हमारी करंट जो है बेंगुला है। देन इधर पे अफ्रीका साइड, अमेरिका साइड में ब्राज़ीलियन करंट है। देन इसके राइट साइड में जो है पेरू करंट है। देन ये हमारा ऊपर पे जो है वो गल्फ स्ट्रीम है, ये हम देख रहे हैं मैक्सिको के साइड में। देन ऊपर और पे अंटार्कटिका साइड लैब्राडोर है। देन एकदम नॉर्वे साइड पे हम लोग देख रहे हैं उस करंट को हम लोग नॉर्वेनियन करंट कहते हैं, और ये अलास्का। तो ये सारी करंट हम लोगों ने देख ली, तो यहाँ से हम आंसर पे अराइव कर जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज बेंगुला स्ट्रीम। बेंगुला स्ट्रीम इज नॉट अ करंट ऑफ पैसिफिक ओशन। ओके, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। सो क्वेश्चन नंबर 34 जो है अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक्स एंड ऑथर्स है। सो ये हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख़ रशीदी। ओके, सो तारीख़ रशीदी के ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर हैं मिर्ज़ा हैदर दुगलत। ओके, तो अगेन इसके लिए एक आप चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप फेमस बुक्स लिख लें और उनके ऑथर लिख लें, क्योंकि रिपीटेडली ये क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं, इसलिए ये सारी बुक्स मिडिवल हिस्ट्री की स्पेशली आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो इस पर डेडिकेटेड हम लेक्चर भी लेके आएंगे, एंड ये आपको बहुत अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए, काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक ये होता है। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन पॉलिटी का है। इसमें दिया है द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ओके, सो मनी बिल की डेफिनेशन इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस आर्टिकल में मेंशन है मनी बिल की डेफिनेशन? आर्टिकल 110। इट्स क्विट ईजियर। और बाकी सारे आर्टिकल देखते हैं 98, 112, 117, इन सब के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 98। तो आर्टिकल 98 भी बहुत फेमस आर्टिकल है। इसमें क्या मेंशन है? इसमें सेक्रेटरीट मेंशन है। ओके, तो सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 98 में हमारा मेंशन है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 112 पे। सो आर्टिकल 112 में क्या मेंशन है? इसमें बजट मेंशन है। ऑल्दो बजट वर्ड नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट हम बजट को हमेशा मानते हैं कि 112 में है। देन आर्टिकल 117 है। इसमें हमारे फाइनेंशियल बिल्स जो हैं वो कवर होते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। अगेन ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से है। तो इसमें कुछ रूलिंग डायनेस्टीज दी हैं एंड उनकी कैपिटल है। सो यहाँ रूलिंग डायनेस्टी है लिस्ट 1 में एंड लिस्ट 2 में कैपिटल्स हैं। तो फर्स्ट पांड्या की जो कैपिटल थी वो मदुरई थी। तो ये ए का 4 से मैच कर देंगे, तो पांड्या मदुरई। देन यादवास की कैपिटल देवगिरी थी। देन काकातिया की जो कैपिटल थी वो वारंगल थी। एंड फाइनली लास्ट डी का पल्लवा की जो कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारे ऑप्शन मैच कर देंगे और यहाँ सारे मैच करने पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ओके, सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, डायनेस्टी, उसकी कैपिटल, उसके किंग, ये सारी चीज़ें भी तैयार होना चाहिए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 37। ये है इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज इनलिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जितने भी सेक्टर हैं, कोई भी सर्विस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर वेरियस लिस्ट जो दी हैं, जिसके अंदर 3 लिस्ट है हमारी। एक यूनियन लिस्ट है, देन एक हमारा कौन सी स्टेट लिस्ट है और एक हमारी कॉन्करेंट लिस्ट है। ये तीनों ही लिस्ट जो है वो हमारी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इवन यू डोंट नो कि आपके इंश्योरेंस सेक्टर किस लिस्ट में आता है, आपका आंसर होगा 7th शेड्यूल यानी कि ऑप्शन बी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ मुंबईज गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, सो मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है उनके आर्किटेक्ट थे जॉर्ज विटेट। ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज विटेट। लेकिन बाकी दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट थे। तो जो एडवर्ड लुटियन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो एडवर्ड लुटियन ने क्या बनाया था? बहुत फेमस बिल्डिंग एडवर्ड लुटियन की वो है इंडिया गेट। ओके, सो एडवर्ड लुटियन का भी हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि इन्होंने जो बनाई थी बिल्डिंग उसका नाम था इंडिया गेट, और जो जॉर्ज विटेट थे उन्होंने मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया बनाई थी। तो एडवर्ड लुटियन ने क्या बनाया था, इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने बनाया था इंडिया गेट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है कि इंडिया गेट का कंस्ट्रक्शन जो था वो 1921 में ही स्टार्ट हो गया था, बट ये कंप्लीट हुआ था 1931 में जाके। और एक चीज़ और याद रखनी है कि उस टाइम जो फॉर्मेशन हुआ था इंडिया गेट का वो एज अ वॉर मेमोरियल फॉर ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी सारे कुछ की फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो कोई फेमस स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये सारी भी इनके लोकेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में याद होना चाहिए। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ज्योग्राफी के मैपिंग पार्ट से है। ओके, सो इसमें है कीव जो है यूक्रेन की कैपिटल है। ओके, सो कीव द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि नाइपर रिवर पे ये सिचुएटेड है। इसका हम समझने के लिए मैप भी देख लेते हैं। तो ये मैप है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ब्लैक सी है और ब्लैक सी में बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं छोटी छोटी उसको सराउंड कर रही हैं। और अगर हम रिवर नाइपर के बारे में देखेंगे तो ये एक रिवर नाइपर ये जो है ये ऊपर से आ रही है। ओके, सो ऊपर से जो आ रही है वो रिवर नाइपर है। लेकिन 2 और भी इम्पॉर्टेंट रिवर हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि कहाँ गिरती हैं, जो कि अगेन ब्लैक सी में गिरती हैं। ओके, सो 2 और कौन कौन सी रिवर हैं तो इनका लोकेशन भी आप लोग देख लीजिए। एक जो है वो बुल्गारिया साइड से आ रही है, ये क्रॉस करती है ऑस्ट्रिया को, बुल्गारिया को, रोमानिया को। सो ये आप जब मैप में देखेंगे तो आपको कुछ नीचे से ऐसे आती हुई ब्लैक सी में गिरती हुई दिखाई देगी। एक जस्ट उससे और ऊपर आती है, वो भी रिवर जो है वो पोलैंड, स्लोवाकिया एंड देन यूक्रेन एंड रोमानिया को क्रॉस करते हुए ब्लैक सी में गिरती है। तो ये कुछ इस तरीके का लोकेशन है। तो ये रिवर है डेन्यूब, डेनिपर
एंड डेनिस्टर। ओके, सो डी क्यूब से याद रख सकते हैं क्योंकि तीनों के नाम किससे स्टार्ट है, डी से हैं। तो ऐसे आप याद रखिए, नाइपर ऑल्दो इसे बोलते हैं बट इसे लिखते किससे हैं, लिखते हमेशा डी से हैं, तो याद करने में ईजी होगा। देन आपका कौन सा आता है, डेनिस्टर आता है। देन आपका कौन सा आता है, डेन्यूब आता है। तो तीनों रिवर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद होनी चाहिए। ना हम लोग इसका आंसर बी हो जाएगा। देन हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40। ये हिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन है। तो इस सेक्शन में क्या है, इसमें क्वेश्चन में हु वाज द ऑथर ऑफ गांधी वर्सेस लेनिन पैम्फलेट पब्लिश्ड इन 1921। तो ये लिखा था ऐसे डांगे ने। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट ऑथर है, तो इसको बस याद रख लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद रेफरेंस टू कार्बन फाइबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कार्बन फाइबर्स आर न्यू हाई परफॉर्मेंस मटेरियल, तो स्टेटमेंट सही है। देन कार्बन फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड लाइटर देन एल्यूमिनियम, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कभी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के न्यू डेवलपमेंट हो और स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो मोस्ट करेक्टली बोथ 1 and 2 ही उसका आंसर होता है। ओके, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, इन विच जैन लिटरेचर न्यू लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास ऑफ 6th century BC इज फाउंड। तो 16 महाजनपद जैन लिटरेचर में कहाँ मिलते हैं, भगवती सूत्र में मिलते हैं। ओके, बट अगेन अगर यहीं जैन लिटरेचर की जगह आपको पूछ देता कि किस बुद्धिस्ट लिटरेचर में 16 महाजनपद मेंशन है, तो उसका आंसर क्या होता, तो उसका आंसर होता अंगुत्तर निकाय। ओके, सो अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें 16 महाजनपदास का मेंशन है। तो ये दोनों ही टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं, अंगुत्तर निकाय फॉर बुद्धिज्म एंड भगवती सूत्र ऑफ जैनिज्म। ओके, देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें है हु अमंग द फॉलोइंग, इसको हम स्किप कर देंगे अभी के लिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। ओके, तो बर्थ रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। देन क्वेश्चन सेकंड है हाई लिटरेसी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही हैं। तो बर्थ रेट जो होता है उसका इन दोनों से कोरिलेशन होता है, तो ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 सही हो जाएंगे। अगेन लॉजिकली अगर आपको सही लग रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर भी करेक्ट होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45 और क्वेश्चन नंबर 46, दोनों करंट है तो अब हम भी नहीं करेंगे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 47, द रडार यूज्ड बाय पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ये काम करते हैं डॉपलर इफेक्ट पे। ओके, सो ओवर स्पीडिंग चेक करने के लिए डॉपलर इफेक्ट पे काम करते हैं। डॉपलर इफेक्ट मेनली क्या होता है कि अगर कोई साउंड या लाइट सोर्स के पास आ रही होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है और इसी चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब ओवर स्पीडिंग ऑफ कार में कैसे यूज़ होगा, इसके लिए हम इसको एक इमेज के थ्रू समझेंगे। तो ये हमारी इमेज, इसमें ये हम देख रहे हैं कि कार की स्पीड 86 mph है और यहाँ पर जो स्पीड लिमिट जो दी है वो 55 mph है और रोड के साइड पे हम देख रहे हैं कि एक डॉपलर रडार लगा हुआ है। तो जब ये कार हाई स्पीड से इस रडार के पास जाएगी तो हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगी जिसे रडार कैप्चर कर लेगा और इसी हाई फ्रीक्वेंसी को चेंजिंग फ्रीक्वेंसी से ये सिग्नल को भेजेगा रडार और यही सिग्नल नोट करके पता चल जाएगा कि कार की स्पीड ओवर में कैटेगरी में आती है कि नहीं। तो यानी कि यहीं पर लिखा है कि हायर स्पीड हायर फ्रीक्वेंसी और यही सिग्नल ट्रेस करके ओवर स्पीडिंग का हम पता लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ओवर स्पीडिंग को चेक करने में डॉपलर रडार का यूज़ होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पर देख के कि रडार है, ये कार है और किस तरीके से ये सिग्नल भेज रही है हाई स्पीड का। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में यहाँ पर सिटी दी हुई है और यहाँ पर रिवर दी हुई है। तो ये सिटीज़ हैं और ये रिवर हैं। सो हम पढ़ते हैं कि एक ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए कोलिन, बसरा, दियारबाकिर और तिब्बतू, ये थोड़ी अनकॉमन सिटीज़ हैं जिनके बारे में हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता है, बट ये रिवर काफ़ी मोस्ट फेमस है, यानी कि आप लोगों को एटलीस्ट उनका लोकेशन पता होगा। सो लेट अस अज्यूम कि आपको ये चारों सिटीज़ नहीं पता है कि ये इस रिवर पे लोकेटेड है, तो हम फिर भी देखते हैं कि हम कैसे आंसर पे अराइव करेंगे। तो पहले देखते हैं कोलोन, COLGNE, कोलोन नाम से ये कहाँ पर मैच होगा, ये राइन रिवर पे मैच होगा। अब क्यों राइन रिवर पे मैच होगा, क्योंकि राइन जो है वो जर्मनी की बहुत फेमस रिवर है और बाकी चारों ऑप्शन में जो कोलोन है वो थोड़ा सा यूरोपियन नाम लग रहा है। तो इसका यहाँ पर हम देखेंगे A का 4 हो जाएगा। तो A का 4 जैसे ही देखेंगे तो हम ऑप्शन C पे अराइव हो जाएंगे, बट हम बाकी भी क्रॉस चेक करेंगे इसमें। तो बसरा जो है, बसरा को हम लोग देखते हैं ये कहाँ पर मैच करता है। बसरा से पहले हम तिम्बुक्तू को देखते हैं। ओके, तो डी जो है वो ज़्यादा इजी है। तो तिम्बुक्तू थोड़ा सा ट्राइबल टाइप का नाम लग रहा है, यानी कि साउंड दे रहा है कि वो अफ्रीका साइड की कोई कंट्रीज़ का कोई सिटी होगा। तो ये डी का 1 हो जाएगा, यानी कि नाइजर जो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है वेस्ट अफ्रीका की, उसके पास है।
देन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। बसरा जो है वो एक बहुत फेमस जगह है और इराक के काफ़ी फेमस जगह है। तो ये जो है अगर इसको हमें पता होगा ये यहाँ पर है तो इसको भी हम लोग ऑप्शन को मैच कर देंगे। ओके, सो हम लोग जो है बसरा जो टाउन है एक इराक का उसको मैच करेंगे शटल अरब से, और दियारबाकिर को जो हम लोग मैच करेंगे टिग्रीस से। तो ये कहाँ पर है? दियारबाकिर, ये तुर्की में है। तो यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन 49, ये करंट का क्वेश्चन था, इसको लीव कर देंगे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 50, हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया इज करंटली बेस्ड ऑन। तो ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हेडलाइन इन्फ्लेशन किस पे बेस्ड होती है? ये कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड होती है। सो ये थे पूरे 50 क्वेश्चन, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं कम्प्लीटली। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो।